Hello students, this is Chandana and I welcome you to Business Studies class. In our Zoom class, we have done banking services. We have completed the topic banking services. We have learnt about various services which are provided by bank. Now our next topic is insurance services. Now you all know that whether it is business organization or it's your routine life, risk is involved, right? Whether it's your life also, risk is involved. So in order to cover the risk, we take insurance. In order to protect ourselves from that risk, we take insurance, right? So in this topic, we'll be learning about insurance. Now there are various terms which are important in insurance and we'll be learning about these 4 terms. Insurer. Who is an insurer? The company giving insurance. The company which gives insurance is known as insurer. Insured. Who is an insured? The person who's taking insurance is an insured. मैं इंश्योरेंस ले रही हूँ तो मैं इंश्योर्ड हूँ. मैं जिस कंपनी से इंश्योरेंस ले रही हूँ वो इंश्योरर है. नेक्स्ट इज हैपनिंग ऑफ एन इवेंट. हैपनिंग ऑफ एन इवेंट. जिस इवेंट के लिए मैंने इंश्योरेंस लिया है, दैट इज हैपनिंग ऑफ एन इवेंट. लाइक सपोज आई हैव टेकन फायर इंश्योरेंस फॉर माई बिल्डिंग. फॉर माई ऑफिस बिल्डिंग आई हैव टेकन फायर इंश्योरेंस. सो व्हेन विल आई गेट इंश्योरेंस? ओनली इफ द डैमेज इज कॉज्ड ड्यू टू फायर. अगर बिल्डिंग में फायर लगती है तभी मुझे इंश्योरेंस के पैसे मिलेंगे, अदरवाइज आई विल नॉट गेट एनी अमाउंट. So happening of an event means the event for which the insurance is taken. As I told you कि मैंने अपनी बिल्डिंग के लिए फायर इंश्योरेंस लिया है, तो डैमेज किससे होना चाहिए? फायर से ही होना चाहिए. Then only I'll get the insurance amount. Fourth is premium. Premium is the regular payment which is given to insurance company for providing insurance. ये रेगुलर पेमेंट है विच इज़ एक्चुअली गिवन मंथली, मे बी क्वार्टरली और मे बी ईयरली टू द इंश्योरेंस कंपनी, एंड अगेंस्ट विच इंश्योरेंस कंपनी गिव्स अस द इंश्योरेंस. सो दिस इज एक्चुअली चार्जेस, और यू कैन से द अमाउंट विच इज चार्ज बाय इंश्योरेंस कंपनी, राइट, विच वी पे मे बी हाफ ईयरली, मे बी क्वार्टरली, जैसा डिसाइड होता है हमारे बीच में, राइट. तो हम वो क्या करते हैं? वी गिव दिस रेगुलर पेमेंट टू इंश्योरेंस कंपनी एंड दे प्रोवाइड अस इंश्योरेंस. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, कमिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इंश्योरेंस. इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योर्ड एंड इंश्योरर. ये कॉन्ट्रैक्ट है किसके बीच में? इंश्योर्ड के बीच में. हु इज इंश्योर्ड? एज आई टोल्ड यू, द पर्सन हु इज टेकिंग द इंश्योरेंस, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, एंड इंश्योरर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है. Who is an insurer? The company who is giving the insurance, in which the insurer agrees to make good the loss of insured on happening of an event. इसका मतलब है कि इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है इंश्योरेंस कंपनी के बीच में और जो इंश्योरेंस ले रहा है. इंश्योरेंस कंपनी अग्री करती है कि अगर लॉस होता है, अगर जिसके लिए आपने इंश्योरेंस लिया है, हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, जिस रीज़न की वजह से आपने इंश्योरेंस लिया है, अगर वो हैपन हो जाता है, एंड वॉट एवर लॉस इज सफर्ड बाय इंश्योर्ड, इट विल बी कॉम्पनसेटेड बाय द कंपनी. अगर मैंने फायर इंश्योरेंस लिया है और फायर लग जाती है तो कंपनी मुझे कॉम्पनसेशन पेमेंट करेगी. जो भी मैंने लॉस सफ़र किया है उसका कॉम्पनसेशन पेमेंट करेगी. सो दैट इज इंश्योरेंस, राइट. एंड व्हाट विल आई हैव टू डू? आई हैव टू मेक रेगुलर पेमेंट टू द इंश्योरेंस कंपनी. मुझे रेगुलर पेमेंट करना पड़ेगा, एंड दैट पेमेंट इज कॉल्ड प्रीमियम. ओके, सो आई रिपीट अगेन, इंश्योरेंस इज एक कॉन्ट्रैक्ट है कंपनी के बीच में और जो पर्सन इंश्योरेंस ले रहा है. कंपनी अग्री करती है कॉन्ट्रैक्ट में कि अगर वो इवेंट हैपन हो जाता है तो जो भी लॉस होगा उसका कॉम्पनसेशन कंपनी पेमेंट करेगी
उस इंडिविजुअल को, एंड दैट इंडिविजुअल विल हैव टू मेक रेगुलर पेमेंट एंड दैट इज नोन एज प्रीमियम. Okay, but student, here one thing you need to remember, that company will be paying only for the compensation of loss that has incurred. अगर आप सोचो आपको जितना लॉस हुआ है उससे ज़्यादा पेमेंट करेगी, तो ऐसा नहीं होता है. Why? Because insurance is not the contract of earning profit. आप इंश्योरेंस लेके ये नहीं सोच सकते हो कि मैं इससे प्रॉफिट कमाऊंगा. You cannot do that. आपको सिर्फ कितना पैसा मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से, जितना आपको लॉस हुआ है. Now we'll do various principles of insurance. We'll be learning about 7 principles of insurance. The first one is principle of utmost good faith. Now according to this principle, both the company, the insurance company, and the person who is taking the insurance, they must disclose all the important facts to each other. जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं रिलेटेड टू इंश्योरेंस, चाहे वो कंपनी हो चाहे वो पर्सन जो इंश्योरेंस ले रहा है, उन्हें एक दूसरे को डिस्क्लोज करने चाहिए. एंड इफ इंश्योर्ड हाइड्स, that means the person who's taking insurance, if he hides some important fact, then the company might refuse to make the payment. If the company gets to know in future that some important information was hidden by them, so they may deny to make the payment. Students, I repeat again, according to this principle, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी है चाहे द पर्सन हु इज टेकिंग द इंश्योरेंस, उन्हें सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर करने चाहिए. अगर पर्सन हु इज टेकिंग द इंश्योरेंस ही हाइड सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट एंड बाद में कंपनी को पता चल जाता है कि कोई इम्पॉर्टेंट फैक्ट हाइड किया गया है, सो हो सकता है कि कंपनी हमें रिफ्यूज़ कर दे टू मेक द पेमेंट of the loss that has incurred. Now, like for example, suppose a person has taken a life insurance and he has not shared an information that he is a heart patient. एक person ने life insurance लिया पर उसने ये hide कर लिया कि वो heart patient है. After 1 year or 2 years, he dies because of heart attack. Right? And company gets to know that he was a heart patient when he had taken insurance, but this important information that person has hidden from the company. So company क्या कर सकती है? Refuse कर सकती है कि नहीं, हम पेमेंट नहीं करेंगे. अगर पर्सन ने लाइफ इंश्योरेंस लिया है, उस टाइम उसको हार्ट की प्रॉब्लम है, तो उसे कंपनी के साथ शेयर करनी चाहिए. अगर उसने हाइड कर लिया है और बाद में डेथ उसकी हार्ट अटैक से हुई, हार्ट डिजीज़ की ही वजह से हुई, एंड कंपनी गेट्स टू नो अबाउट इट, सो कंपनी कैन रिफ्यूज़ टू मेक द पेमेंट. राइट? So in this principle, what are we learning? We are learning that whether it's the company or whether the person who is taking insurance, they must disclose all the important facts to each other. Now coming to the second principle, principle of insurable interest. Now according to this principle, the insured must have insurable interest in the subject matter of insurance policy. जो पर्सन इंश्योरेंस ले रहा है उसका इंटरेस्ट होना चाहिए सब्जेक्ट मैटर पे. सब्जेक्ट मैटर मीन्स वो जिस चीज़ के लिए इंश्योरेंस ले रहा है. सपोज वो किसी पर्सन के लिए इंश्योरेंस ले रहा है, या वो अपनी किसी बिल्डिंग के लिए इंश्योरेंस ले रहा है, या व्हीकल के लिए इंश्योरेंस ले रहा है. सो उसका इंटरेस्ट होना चाहिए. उसका इंटरेस्ट होना चाहिए मतलब उसके होने ना होने से उसको फ़र्क पड़ना चाहिए. इन सिंपलर वर्ड्स आई विल से दैट द इंश्योर्ड जो इंश्योरेंस ले रहा है, वो अगर किसी पर्सन का इंश्योरेंस ले रहा है तो उसका उसके साथ ब्लड रिलेशंस होने चाहिए. वो स्पाउस हो सकता है, उसके चिल्ड्रन हो सकते हैं, उसके पेरेंट्स हो सकते हैं. राइट? तो किसका इंश्योरेंस ले सकते हो?
उन पर्सनस का इंश्योरेंस ले सकते हो जिनका आपके साथ ब्लड रिलेशंस हैं. यू कैन नॉट टेक इंश्योरेंस ऑफ अ स्ट्रेंजर. क्यों? क्योंकि किसी स्ट्रेंजर के होने ना होने से आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट. एंड यू कैन टेक इंश्योरेंस ऑफ अ प्रॉपर्टी विच यू ओन. जो आपकी प्रॉपर्टी है आप उसका इंश्योरेंस ले सकते हो. आप किसी भी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस नहीं ले सकते हो जो कि आप ओन नहीं कर सकते हो, राइट. अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, सपोज I have taken insurance of any person. Any person means any stranger. मैंने किसी भी एक ऐसी stranger का इंश्योरेंस ले लिया. आज मैंने उसका इंश्योरेंस लिया एंड फिर क्या किया? नेक्स्ट डे आई वेंट एंड आई मर्डर्ड हिम, राइट. मैंने मर्डर कर दिया उसका एंड फिर मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा, राइट. एंड मुझे मर्डर करते हुए कुछ लगेगा नहीं. वाई? बिकॉज ही इज़ जस्ट अ स्ट्रेंजर टू मी. सो देयरफॉर आप किसका इंश्योरेंस ले सकते हो? ओनली पीपल हु हैव ब्लड रिलेशंस विद यू. वो आपके वाइफ हो सकती है, हस्बैंड हो सकते हैं, चिल्ड्रन हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, राइट. यू कैन टेक इंश्योरेंस ऑफ योर ओन प्रॉपर्टी, नॉट ऑफ द प्रॉपर्टी विच डजंट बिलोंग्स टू यू. सपोज एक कोई प्रॉपर्टी है, मैंने वो प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस ले लिया. इट्स नॉट माई ओन प्रॉपर्टी. मैंने बस कोई दिखी प्रॉपर्टी, मैंने उसका इंश्योरेंस ले लिया. माइंड इट, इट्स नॉट माई प्रॉपर्टी बट मैंने इंश्योरेंस ले लिया. अब मैं क्या करूँगी? नेक्स्ट दिन मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने फायर लगा दी, आग लगा दी उस प्रॉपर्टी में एंड मुझे क्या मिल गया? इंश्योरेंस के पैसे मिल गए, राइट. वाई? मैं आग क्यों लगा दूंगी? क्योंकि वो इट्स नॉट माई प्रॉपर्टी. वो लॉस हो जाएगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा एंड आई विल गेट द इंश्योरेंस मनी ऑल्सो. ओके, सो दैट इज़ वाई इट इज सेड दैट यू कैन टेक इंश्योरेंस ऑफ योर ओन प्रॉपर्टी विच बिलोंग्स टू यू. आप ऐसे राह चलते कोई भी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस नहीं ले सकते. क्यों? हो सकता है आप अगले दिन आग लगा दो, डैमेज कर दो एंड इंश्योरेंस का पैसा ले लो. बट इफ इट विल बी योर ओन प्रॉपर्टी you will not be doing like this. Okay, so this principle says that insured can take insurance of the subject matter which belongs to them. Subject matter means आप जिसका इंश्योरेंस ले रहे हो. अगर आप किसी पर्सन का इंश्योरेंस ले रहे हो, वो उसके साथ आपका ब्लड रिलेशन होना चाहिए. इफ यू आर टेकिंग इंश्योरेंस ऑफ अ प्रॉपर्टी, दैट शुड बिलोंग टू यू. Third principle is principle of indemnity. Now this I had also told you earlier that insurance is not a contract of earning profit. You cannot earn profit. You will only get compensation for the loss that you have suffered. Now, like for example, there's a property of mine. Suppose I have a building, right? And this building gets fire. इस पे फायर लग जाती है एंड मुझे लॉस होता है 7 लाख रुपीस का. बिल्डिंग में फायर लग गई एंड आई सफर्ड अ लॉस ऑफ $7 lakh. ओके, एंड आई हैव टेकन इंश्योरेंस पॉलिसी. आई हैव टेकन पॉलिसी ऑफ ₹15 lakhs. पॉलिसी मैंने लिए रखी है 15 lakhs की. बिल्डिंग में आग लगी, मुझे लॉस हुआ 7 lakhs का. सो द इंश्योरेंस कंपनी विल बी पेइंग मी ओनली 7 lakhs बिकॉज एज आई हैड टोल्ड यू दैट इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर कॉम्पनसेशन ऑफ लॉस. वो सिर्फ आपका लॉस कवर करती है, आपको पूरा पॉलिसी अमाउंट 15 lakhs नहीं मिलेगा, राइट. लॉस होने पे आपको कितना मिलेगा? ओनली द अमाउंट विच यू हैव सफर्ड एज लॉस. ओके, आई रिपीट हियर अगेन इंश्योरेंस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. आप यहाँ पे प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते हो. ओनली अमाउंट ऑफ लॉस विल बी कॉम्पनसेटेड बाय इंश्योरेंस कंपनी. आपको सिर्फ कितना अमाउंट मिलेगा? जितना आपने लॉस सफ़र किया है. पॉलिसी अमाउंट पूरा नहीं मिलेगा. जितना लॉस सफ़र किया है, ओनली दैट मच यू विल गेट. नाउ स्टूडेंट्स, देयर इज़ वन मोर पॉइंट हियर. दिस प्रिंसिपल इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी. ये जो प्रिंसिपल है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे एप्लीकेबल नहीं है.
क्यों एप्लीकेबल नहीं है? बिकॉज इफ सपोज समवन डाइज, कैन यू कॉम्पनसेट दैट लॉस? किसी की डेथ के लॉस को आप कॉम्पनसेट कर सकते हो? नो, यू कैन नॉट डू दैट. इट इज़ अ ह्यूज लॉस एंड आप उसकी वैल्यू कैसे रखोगे? नहीं रख सकते. सो दिस प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ life insurance. Okay, now coming to the fourth one, principle of contribution. Now principle of contribution says that if a person has taken insurance from more than one company for the same subject matter, same चीज के लिए अगर एक से ज़्यादा जगहों से इंश्योरेंस ले रखा है, so all the insurance company will not be compensating that loss. All the insurance company will be compensating the loss proportionately. मतलब suppose same example, building में आग लगी, मुझे लॉस हुआ 7 लाख का. Okay, now for this building I had taken insurance from 2 company, इंश्योरेंस कंपनी ए एंड बी. इन दोनों से मैंने क्या ले रखा था? इस बिल्डिंग के लिए इंश्योरेंस ले रखा था 15 लाख का. सपोज 15 लाख. मुझे लॉस कितना हुआ? 7 लाख का हुआ, राइट? तो ये जो ए और बी कंपनी है वो दोनों 7 लाख. दैट मीन्स आई विल नॉट बी गेटिंग 14 लाख. नो. वाई? बिकॉज एज आई हैड अर्लियर टोल्ड यू that it is not a contract of earning profit. ये जो 7 लाख का जो लॉस हुआ है, ये दोनों कंपनी A and B, they will be contributing and will be providing it to me. Proportionately, I will be getting the amount of loss. So both these companies will be contributing this 7 lakh. जैसा भी रेशियो डिसाइडेड है उसके अकॉर्डिंग वो 7 लाख कॉन्ट्रीब्यूट करेंगी एंड आई विल बी गेटिंग 7 लाख एज कॉम्पनसेशन ऑफ लॉस. दिस विल नॉट हैपन दैट ए कंपनी विल बी गिविंग मी 7 लाख एज कॉम्पनसेशन एंड बी कंपनी विल ऑल्सो गिविंग मी 7 लाख कॉम्पनसेशन. नो, this will not happen, and that is why this is the principle of contribution. They will be contributing it proportionately. Okay, now coming to the fifth principle of causa proxima. Principle of causa proxima says that loss should be incurred because of the same reason for which insurance is taken. मैंने बिल्डिंग के लिए फायर इंश्योरेंस ले रखा था, तो बिल्डिंग डैमेज कैसे होनी चाहिए? बिकॉज ऑफ फायर. एंड इफ माई बिल्डिंग गेट्स डैमेज बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक और मे बी बिकॉज ऑफ फ्लड, आई विल नॉट गेट द कॉम्पनसेशन. आपने जिस रीजन की वजह से इंश्योरेंस ले रखा है, द लॉस शुड बी कॉज्ड बिकॉज ऑफ दैट रीजन ओनली. आई हैड टेकन फायर इंश्योरेंस, तो फायर ही लगना चाहिए, लॉस फायर के ही वजह से होना चाहिए, then only I will get the compensation. Next principle is principle of subrogation. Now principle of subrogation, for explaining this I'll give you an example. Same example, building. I had a building, उसमें फायर लग गई, मुझे लॉस हुआ 7 लाख रुपीज का. Okay. Insurance company had given me 7 lakh. जितना लॉस हुआ उतना मुझे कॉम्पनसेशन पेमेंट मिल गया, दैट इज ऑफ 7 लाख रुपीज. ओके. इन द फर्स्ट फ्लोर देयर वाज फर्नीचर जिसमें आग लग गई थी, राइट? डैमेज फर्नीचर वाज देयर. तो मैंने क्या किया? उस डैमेज फर्नीचर को स्क्रैप में सेल कर दिया एंड आई गॉट रुपीज 50,000. सो दिस 50,000 डजंट बिलोंग्स टू मी. वाई? क्योंकि मुझे तो पूरा कॉम्पनसेशन लॉस का मिल गया है, right? So this 50,000 doesn't belongs to me, it belongs to the insurance company. So principle of subrogation says that after getting compensation, जो भी damaged property को आप sell करके जो भी अगर amount मिलता है, it doesn't belongs to insured, it belongs to insurer. वो insurance company का होता है. And ऐसा क्यों है? Because insurance is not the contract of making profit. Last principle is principle of mitigation of loss.
This says that if we have taken insurance of any property, we cannot be careless about it. इंश्योरेंस लेने का ये मतलब नहीं कि अब हम केयरलेस हो जाएंगे, उसका ध्यान नहीं रखेंगे कि आग लग गई प्रॉपर्टी में तो हम बस देख रहे हैं कि आग लग जाए, ओके वील गेट द इंश्योरेंस मनी. नो, दिस शुड नॉट बी आवर एटीट्यूड. वी मस्ट टेक ऑल रीजनेबल स्टेप्स टू मिनिमाइज द लॉस. अगर आग लग गई है प्रॉपर्टी के तो सारे स्टेप्स लेने चाहिए जिससे वो आग बुझ जाए. Right? That means we cannot be careless about the property after taking insurance. सारे steps लेने चाहिए as if we haven't taken insurance. अगर इंश्योरेंस नहीं लिया होता तो हम जैसे अपने प्रॉपर्टी की टेक केयर करते वैसे ही हमें करनी चाहिए. So that is principle of mitigation of loss.